हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेक्टर्स का। मैंने कुछ मान लो वीडियोस वेक्टर की डाली हुई है पीछे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और उसके साथ उसके बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह के तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई क्या होता है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ ए क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी इसकी डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस of splitting a vector into two or more components such that the combined effect of these vector is same as that of single। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है। रेजोल्यूशन ऑफ ए क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे भी क्या लिखा है, चलो स्टडी करते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ splitting ऑफ ए वेक्टर, है ना, splitting up a vector, splitting up a vector into two or more component vector। क्या मतलब सर कि भाई एक वेक्टर है उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। मान लो उसको टुकड़े में तोड़ देंगे। जैसे ये वेक्टर है, इसके मैं मान लो कि भाई क्या करो, दो टुकड़े बना दूं, दो बना दूं, तीन बना दूं, जितने मर्जी आप बना सकते हो। मैं इसको टुकड़ों में तोड़ दूं, इसके दो हिस्से कर दूं, मान लो एक हिस्सा इधर को छोड़ दूं, एक हिस्सा इधर को छोड़ दूं, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर। तो चलो पढ़ते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर टू और मोर कंपोनेंट वेक्टर। मान लो इसे दो या दो से ज्यादा हिस्सों में जब तोड़े, सच दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज वेक्टर, मतलब जिस टुकड़ों में हमने तोड़ा है उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट मतलब तो समझ दो, इन दोनों वेक्टर को, जो मान लो एक वेक्टर को जब दो वेक्टर में तोड़ा है या तीन वेक्टर में तोड़ा है, वो दो या तीन वेक्टर का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, कंबाइंड इफेक्ट मतलब जब उनको वेक्टर के अकॉर्डिंग प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो एक्चुअल में सेम टू सेम किसके बराबर होगा, जिस वेक्टर से मतलब वो कंपोनेंट बने हैं उसी वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि भाई जब भी दो, मान लो एक वेक्टर, जब ये वेक्टर है इसको मान लो दो या तीन वेक्टर में तोड़ दो, मतलब जितने मर्जी वेक्टर में तोड़ो। मान लो इसको मैंने दो वेक्टर में तोड़ा, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो जो दो वेक्टर में मैंने तोड़ा है उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, कंबाइंड इफेक्ट मतलब उन दोनों वेक्टर को जब हम वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसका जो इफेक्ट होगा या उसका जो आंसर होगा वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, इस वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, वेक्टर को तोड़ना है दो या तीन हिस्सों में, तो फिर सिंपल सी बात है उन सभी का जब हम कंबाइंड करेंगे वही रिजल्टेंट वेक्टर के क्या होगा, बराबर। इसे क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि भाई मैं कहूं, मान लो एक वेक्टर है जिसका नाम है आर वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर है, इसे मैंने क्या करना है, तोड़ना है ना, इसे मैंने क्या करना है, मान लो दो हिस्सों में क्या करना है, ब्रेक करना है। तो इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ा, मान लो एक ए हिस्सा बनाया, ये वाला, एक हिस्सा मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया। तो सिंपल सी बात है सर, डेफिनेशन समझ आती है कि जब इसे दो हिस्सों में तोड़ा, इन दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड मतलब इन दोनों को जब हम वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, इनका जो मतलब आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसके क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या मतलब सर कि जो आर वेक्टर होगा वो एक्चुअल में इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्या होगा, बराबर होगा। अगर दो वेक्टर हैं, अगर तीन होते तो फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन के क्या होना था, बराबर होना था। तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के एडिशन किसके बराबर होनी चाहिए, जिस वेक्टर से ये बने हैं उनके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो चलो सर बात समझ आ गई। तो सर अगर ऐसे लिखना है, ये तो समझ आ रहा है, ये तो एक्चुअल में क्या है,
पैरेललोग्राम लो या ट्रायंगल लो है, तो यही तो है ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो कि भाई एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर जो होता था वो क्या होता था, दोनों वेक्टर की वेक्टर एडिशन के क्या होता था, बराबर होता था। तो सर इसे मान लो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्चुअल में मुझे पता सर कि भाई वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहे, हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ए वेक्टर तो इधर ही हो गया, दूसरे वेक्टर को मैं क्या करता हूं, पहले वेक्टर के हेड से जोड़ देता हूं, इधर को जा रहा है, इधर को बना दिया बी वेक्टर, तो मेरे को पता था सर ये तीसरा वेक्टर है, मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कंबाइन करता हूं। तो ट्रायंगल लाइन यही तो कहता था कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में होते हैं, यहां से यहां से यहां, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, इनका ऑपोजिट ऑर्डर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और तीसरी साइड को क्या करता है, ट्रायंगल की रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है सर, एक्चुअल में ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग भी वैलिड हो गया कि अब जब इसको तोड़ा, दो टुकड़ों में तोड़ा, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट हुआ वो उसी वेक्टर के बराबर हुआ जिस वेक्टर की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस वेक्टर से वो टुकड़े बने हैं उस वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का असली मकसद क्या था, अब वो पढ़ना है हमने। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, मतलब जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले तो ये देखा कि भाई रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब वेक्टर को तोड़ा, कुछ हिस्सों में तोड़ा, फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन हिस्सों को मतलब किस डायरेक्शन में रखा जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाए। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। एक्चुअल में क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि भाई हम वेक्टर को तोड़ेंगे, तोड़ के जब वेक्टर को ऐड करेंगे, उनका जो आंसर आता है वो एक्चुअल में किसके बराबर आता है, फिर से वही वेक्टर के बराबर आ गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना मान लो वेक्टर को मान लो तोड़ा तो जाए, बट दो हिस्सों में ऐसे तोड़ा जाए कि उनके दोनों कंपोनेंट क्या आए, परपेंडिकुलर आए। परपेंडिकुलर मतलब जो दो कंपोनेंट, मान लो इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ा, एक इधर आए, उसे हम क्या कहते हैं, उन्होंने एक और नाम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो एक्चुअल में रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का ही एक सब टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर तो हम कम यूज करेंगे, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जितना आपने फिजिक्स पढ़नी है उसमें बार बार हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया। तो एक्चुअल में उसमें भी क्या करेंगे, रेजोल्यूशन ही करेंगे, मतलब वेक्टर को तोड़ेंगे, बट वेक्टर को तोड़कर उन दो वेक्टर को हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली मालूम 90 डिग्री पे एंगल पे रख देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो चलो समझते हैं, मान लो किसका, रेजोल्यूशन का सब केस है जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मान लो क्या, अब इसे पढ़ते हैं, मतलब जब डेफिनेशन मैं लिखूंगा फिर आपको बात समझ आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मान लो क्या, द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर which are mutually perpendicular to each other are called rectangular component. ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो चलो रीड करो, अब आपको बात समझ आएगी। ठीक है, तो पहले तो हम बोल रहे थे कि एक वेक्टर को 2 या 3 या 4 इतने हिस्से में तोड़ो, इसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब सर वेक्टर को क्या करना, स्प्लिट करना, मतलब वेक्टर को मान लो हिस्सों में तोड़ना, बट कितने हिस्सों में तोड़ना, दो कंपोनेंट में क्या करना, ब्रेक करना। जब हम मान लो क्या है, एक वेक्टर को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, दो कंपोनेंट में क्या करेंगे, ब्रेक, तो विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ईच अदर। तो दो हिस्सों में तो तोड़ा और साथ के साथ वो दोनों हिस्से मान लो क्या होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो ठीक है सर, बात मेरे को क्लियर हुई। पहले तो रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन से ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बने। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्पेसिफाई कर दिया गया कि जब दो वेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे के म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक वेक्टर को जो तोड़ा
गया दो हिस्सों में, मान लो अगर उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री है ना, एक दूसरे से 90 डिग्री क्या क्या बनाते होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट इधर होगा वेक्टर का, उन दोनों में कितना एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल, तो जब उन दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं, कंपोनेंट। तो बस ये डेफिनेशन है उसकी। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में क्या होगा, यूज होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ध्यान से देखना कि भाई क्या, मानो जैसे मैंने कहा कि भाई मान लो एक वेक्टर है जैसे आर वेक्टर है ना, एक वेक्टर है आर वेक्टर, मैंने इसे दो हिस्सों में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। दो हिस्सों में ब्रेक तो करना है पर दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मान लो कि भाई एक हिस्सा मैंने क्या बनाया, एक हिस्सा मैंने ये बनाया, तो सर आर वेक्टर है तो क्यों ना मैं इसको आर एक्स वेक्टर कह देता हूं ना। एक हिस्सा मैंने ये बनाया, मान लो इस वेक्टर का एक हिस्सा ये हो गया आर एक्स वेक्टर, एक हिस्सा क्या हो गया मान लो दूसरा आर वाई वेक्टर, तो इन दोनों के बीच क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो ये दो हिस्से बनाए किसके, इस वेक्टर के, इसे ही हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन पे जाएं तो मुझे पता है कि जो इस वेक्टर का मान लो जो वेक्टर है ना, इसके जो दो हिस्से बनाए, ये बनाए, एक्चुअल में इन दोनों को जब वेक्टर एडिशन करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन, वो किसके बराबर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इसके बराबर होना चाहिए। तो सिंपली सी बात है कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा। तो सर रिजल्टेंट तो हम दो तरीके से लिखते थे, एक क्या लिखते थे, ट्रायंगल लॉ से, एक लिखते थे मान लो क्या, पैरेललोग्राम क्या होगा, लॉ होगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये दो वेक्टर है तो एक्चुअल में ये वाला वेक्टर इन दोनों के वेक्टर एडिशन के क्या होगा, बराबर। तो सिंपल सी बात है सर, ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को वेक्टर के अकॉर्डिंग या वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते थे, या तो हम मान लो ट्रायंगल लॉ लिखते थे या पैरेललोग्राम क्या लिखते थे, लॉ। तो सिंपल सी बात है, ये वेक्टर एक्चुअल में क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, डायगोनल। तो एक्चुअल में ये इन दोनों का मतलब रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का जो टोटल होगा वो एक्चुअल में सेम टू सेम वही वेक्टर के बराबर होगा जिससे वो दो कंपोनेंट क्या किए हैं, बने हैं। ठीक है, तो सब बात मेरे को क्लियर हो गई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आर एक्स आई कैप, है ना। तो आपको पता है कि भाई इस डायरेक्शन में वेक्टर लिखना हो, मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया कि भाई वेक्टर को कैसे लिखते थे, ए वेक्टर को कैसे लिखते थे। तो सर वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते थे। तो वेक्टर की डायरेक्शन कौन शो करता था, उसका यूनिट वेक्टर ए कैप। तो वेक्टर को लिखा जा सकता है सर मैग्नीट्यूड इनटू क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है सर, आर एक्स वेक्टर है, आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होएगा, आर एक्स ही होएगा। आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, या तो आर एक्स वेक्टर का मोड लगा देते हैं या सिंपल आर एक्स लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मैग्नीट्यूड आर एक्स, तो इसके साथ इसकी डायरेक्शन, तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो सर आपने बताया तो था कि भाई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप। तो सिंपल सी बात है, आर एक्स वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, आर वाई को कैसे लिख सकते हैं, आर वाई जे कैप। इस डायरेक्शन में आपने बताया था कि कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, वाई मान लो यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये मेरे को क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो एक्चुअल में इन दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन के बराबर है ना। मान लो क्या, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, आर वेक्टर क्या होगा सर, आर एक्स वेक्टर होगा प्लस क्या होएगा, आर वाई वेक्टर। तो या फिर आर वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप हो गया, आर वाई क्या होएगा, जे कैप होएगा। तो सिंपल सी बात है, दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब उसके बाद सर मेरे को समझ आया कि भाई चलो दो कंपोनेंट तो बना लिए, मतलब दो वेक्टर में तो तोड़ लिया, एक आर एक्स हो गया, एक क्या हो गया, आर वाई हो गया ना। दो कंपोनेंट बना लिए, एक आर एक्स हो गया, एक क्या हो गया, आर वाई हो गया। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या, ये तो बता दिया सर आपने कि इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ा, एक मान लो इधर को तोड़ दिया, एक इधर को तोड़ दिया। एक्चुअल मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, जब ये आर वेक्टर चल रहा है, जब ये चल रहा है, इसकी वैल्यू दो डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रही। मान लो इधर को भी देखो इसकी वैल्यू चेंज कर रही है, इधर को भी इसकी वैल्यू चेंज कर रही है। अगर और आगे चला तो और आगे मतलब यहां पर आया तो देखो आर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इतनी हो गई है ना। ओरिजिन से हम वैल्यूज मेजर करते हैं, इधर इतनी हो गई, इधर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, इधर हो गई। तो सिंपल सी बात है सर, आर वेक्टर जो है वो दो डायरेक्शन में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दो डायरेक्शन में मतलब इसका मान लो कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, इसका कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं हम, इसे ही क्या कहते हैं, सप्लिटिंग ऑफ वेक्टर। कि एक्चुअल में वेक्टर को तोड़ देना दो हिस्सों में, जब वो मान लो दो डायरेक्शन में क्या
क्या करता हो, चेंज करता हो। तो आपको समझ आ ही रही होगी कि जब आर वेक्टर इधर को जा रहा है, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात करें तो सर मान लो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में भी चेंज कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी जब जहां पर पहुंचा तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कुछ और हो गई, वाई डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो गई, कुछ और हो गई। तो याद रखना है कि जब भी वेक्टर जो है वो प्लेन में हो, है ना, इसे हम प्लेन कहते हैं। प्लेन में कोई वेक्टर हो तो प्लेन में वो दो डायरेक्शन में क्या करता है, चेंज करता है। इसका मान लो वैल्यू एक्स डायरेक्शन में भी चेंज करती है, इसकी वैल्यू वाई डायरेक्शन में भी चेंज करती है। तो एक्स में कितनी चेंज करती है, आर एक्स वेक्टर, और वाई में कितनी चेंज करती है, आर वाई वेक्टर। अब इनको लिखते हैं कि भाई एक्चुअल में आर एक्स वेक्टर इसकी टर्म्स में क्या है, मतलब आर वेक्टर की टर्म्स में आर एक्स वेक्टर क्या है, या आर वाई मान लो आर की टर्म में मान लो आर वाई वेक्टर क्या है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। क्या बोल रहे हो सर, ऐसे कुछ समझ नहीं आता, अब ध्यान से समझना कि भाई क्या मैं बोल रहा हूं। मान लो ये आर वेक्टर हो गया, तो इसे हमने क्या कहा है, आर एक्स वेक्टर, इसे हमने क्या कहा है, आर वाई वेक्टर। तो आपको बात तो समझ आ गई कि ये आर वेक्टर जो है वो इधर भी चेंज कर रहा है, आर वेक्टर इधर भी चेंज कर रहा है। तो एक्चुअल में जो आर एक्स वेक्टर लिखा है वो क्या बता रहा है कि आर वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज कर रहा है, और जो आर वाई लिखा है वो क्या बता रहा है कि आर वेक्टर वाई डायरेक्शन में कितना क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो कि अगर ये एंगल थीटा बनाता हो, तो ध्यान रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई वेक्टर का एंगल हम हमेशा किससे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है, आर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये वेक्टर होगा, तो एक्चुअल में आर का जिधर एंगल लेंगे, आर वेक्टर का जिधर क्या लेंगे, एंगल लेंगे। किधर को एंगल लिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब बात आगे समझना कि भाई क्या, मान लो मैं कहूं कि भाई ये आर एक्स वेक्टर है, तो इसको मैं मान लो कंप्लीट करो, राइट, मान लो एक ट्राइंगल को क्या करूं, कंप्लीट। यहां से मैंने क्या किया, एक मान लो क्या बना दे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो सिंपल सी बात है सर, परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया तो मान लो आर एक्स वेक्टर इतना है, आर वाई वेक्टर है ना, आर वाई वेक्टर एक्चुअल में मैं यहां तक ले रहा हूं, यहां से मैंने क्या किया, इसे कंप्लीट किया। तो अगर ये मान लो आर वाई है तो सिंपल सी बात है सर, ये भी आर वाई वेक्टर ही होगा। तो ये आपका क्या है, आर वेक्टर हो गया। तो क्यों ना मान लो आर वेक्टर को मान लो दो हिस्से बनाए, एक आर एक्स हो गया, एक आर वाई हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मान लो ब्रेकेज कर रहा हूं कि एक्चुअल में आर एक्स किसके बराबर होता है, आर वाई किसके बराबर होता है। यहां से ये बात समझते हैं। तो ध्यान से देखना कि भाई मेरे को पता है सर, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो मैं क्या करता हूं, मान लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या करता हूं, यूज करता हूं। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके मान लो आर एक्स की वैल्यू किसकी टर्म्स में निकालूंगा, आर की टर्म में, आर वाई की वैल्यू किसकी टर्म में निकालूंगा, आर की टर्म में क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। तो ध्यान से, तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई आर एक्स क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है। तो ये बेस है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल सी बात है सर, इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी टर्म्स में। तो मुझे पता है कि भाई कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करूंगा जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज यूज होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसमें यूज होता है सर, cos थीटा में यूज होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल मान लो ये O हो गया, मान लो ये मान लो P ले लो, ये B ले लो। तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल क्या हो गया, OBP। इसमें आपका मान लो cos थीटा किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखो सर, cos थीटा तो आपने पहले भी बताया था कि cos थीटा एक क्या होती है, वैल्यू ही होती है। तो वैल्यू का मतलब सर ये मैग्नीट्यूड होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी वैल्यू, जिसका आंसर जो आएगा वो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, तो इधर भी तो मैग्नीट्यूड ही डिवाइड होने चाहिए। तो cos थीटा किसके बराबर सर, बेस। तो बेस मतलब सर ट्रायंगल का क्या है, ये। तो मुझे ये भी तो पता है सर, जो मान लो लेंथ होती है वेक्टर की, वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये जो मान लो टोटल वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसे हम आर एक्स कहते हैं, वेक्टर डाल के नहीं, सिंपल है ना, सिंपल आर एक्स कहते हैं, वो किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक ही तो उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि जो लेंथ ऑफ वेक्टर होती है उसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो OB जो है वो किसके बराबर होगा सर, आर एक्स। तो इसका मतलब बेस आर एक्स हो गया, और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया सर, ये। तो इसकी जो लेंथ होगी उसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड की टर्म में आर लिख सकते हैं। तो फिर आर एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा सर, आर cos थीटा हो गया। तो बात आपको क्लियर हुई होगी। एक्चुअल में जब भी कभी मैग्नीट्यूड की बात हो कि भाई इसका मान लो आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, या आर वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज कर रहा है, तो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, देखो आर एक्स किसके बराबर है, आर cos थीटा के क्या है बराबर। तो इसका मतलब आर एक्स जो होगा वो किसके बराबर है, आर cos थीटा में। तो इसका मतलब क्या कि आर वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज कर रहा, उसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज कर रहा, आर cos थीटा क्या कर रहा, चेंज कर रहा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि
इसका जो हिस्सा इधर चेंज कर रहा था उसकी वैल्यू क्या होती है, आर कॉस क्या होती है थीटा। तो ऐसे ही हम इस डायरेक्शन में भी निकालते हैं आर वाई की टर्म में। अब सर परपेंडिकुलर निकालना है, साथ में क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल तो सेम लेंगे, ओ बी पी होएगा, ओ बी पी में क्या निकालेंगे, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर मेरे को पता है कि भाई मैग्नीट्यूड लेने हैं, आर वाई अपॉन क्या होएगा आर, तो आर वाई किसके बराबर आ गया सर, आर साइन थीटा के क्या आ गया बराबर। तो यहां से क्लियर हुआ कि जो इस डायरेक्शन में ना, वाई डायरेक्शन में जो मान लो आर की वैल्यू चेंज कर रही है वो एक्चुअल में किसके बराबर होगी, आर साइन थीटा के क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। एक्स डायरेक्शन में मतलब जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना चेंज करता है, आर cos थीटा चेंज करता है, और वाई डायरेक्शन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो चेंज करता है वो कितना चेंज करता है ना, आर वाई वेक्टर ना लिखो, आर वाई लिख लो। आर वाई का मतलब आर वेक्टर का वाई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड चेंज करता है वो कितना चेंज करता है, आर साइन थीटा करता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि भाई ये क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना कि ये मान लो जो आर वेक्टर है, कोई भी वेक्टर होगा उसका जिस डायरेक्शन में थीटा बनेगा उस डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट आया, आर cos थीटा आया। मतलब क्या कि जो वेक्टर है, वेक्टर से जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमने एंगल ड्रॉ किया उधर उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, cos थीटा कंपोनेंट होगा, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, sin थीटा क्या होगा कंपोनेंट होगा। सर एक बार फिर से रिपीट करना, जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, वेक्टर से जब आप थीटा एंगल बनाओगे तो जिस डायरेक्शन में आपने थीटा बनाया है ना, मतलब उस वेक्टर से जिस डायरेक्शन में आपने थीटा बनाया है उधर हमेशा उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, आर cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, आर साइन थीटा, वेयर थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ द वेक्टर विद क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को पूरे तरीके से क्लियर हुई कि भाई कैसे ये चीजें क्या करती हैं, एक्सप्लेन होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये लिखा तो इसकी जगह पे फिर आर एक्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया, आर cos थीटा, आई कैप आ गया प्लस आर वाई, मतलब आर वाई की जगह पर क्या आ गया, आर साइन थीटा, जे कैप आ गया। तो आर वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है जब हम प्लेन में बात करेंगे ना, एक्स वाई, ये दो ही एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में क्या करेंगे, बात करेंगे। अब आपको बातें क्लियर हुई होंगी कि अब क्या यहां से क्या सीखा कि एक्चुअल में जब आर वेक्टर को तोड़ना होगा, जब आर वेक्टर मान लो एक प्लेन में होगा, प्लेन मतलब जब टू डायमेंशनली मूव करता होगा ना, आर वेक्टर टू डायमेंशनली मूव कर रहा है, इसकी वैल्यू इधर भी चेंज कर रही, इसकी वैल्यू इधर भी चेंज कर रही, तो हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट मतलब अगर मान लो दो डायरेक्शन में चेंज कर रहा, दो डायरेक्शन में हम स्टडी नहीं करते, हम उसको सिंगल डायरेक्शन में स्टडी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका मान लो इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होता है, आर cos थीटा होता है, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होता है, आर साइन थीटा क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो एक्चुअल में ये इसका क्या है, इफेक्ट है इन वाई डायरेक्शन, ये इसका इफेक्ट है इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां सिंपल शब्दों में कि भाई आर का जो आर वेक्टर है प्लेन में, उसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होता है, आर cos थीटा, और उसका वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होता है, आर साइन थीटा क्या होता है, कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये बात तो मेरे को पूरी तरीके से क्या होगी, क्लियर होगी। तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि एक्चुअल में जो इससे ही तो ये दो वेक्टर बने, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, आर वाई, आर एक्स और आर वाई इसके ही हिस्सा है। तो आपने बताया तो था सर कि जो ये वेक्टर होगा वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो हम मान लो यहां से प्रूव भी कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो कैसे, तो सर सिंपल सी बात है कि भाई मेरे को पता है कि जो ये वेक्टर है ना, जो ये वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ वो किसके बराबर होता है, आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। ये मैंने पीछे पढ़ाया पैरेललोग्राम लॉ से। तो यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड मतलब ये आर वेक्टर रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो सिंपल सी बात है सर, आर तो सेम ही है, ए मतलब पहला वेक्टर, तो किनका रिजल्टेंट है, ये वेक्टर किनके कंबाइंड इफेक्ट के बराबर है, इसके और इसके इफेक्ट के बराबर है। तो इसका मतलब इसको जब मान लो तोड़ा, एक वेक्टर कौन है, ये किसका रिजल्टेंट है, इसका और इसका ही रिजल्टेंट है। तो सिंपल सी बात है सर, इसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है सर, आर cos थीटा। तो सिंपल सी बात है सर, पहले वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 इंटू पहला वेक्टर आर साइन थीटा, तो दूसरा वेक्टर आर cos थीटा, तो साथ में क्या होएगा cos थीटा इंटू cos थीटा ना, पहला वेक्टर a, दूसरा वेक्टर b और तीसरा वेक्टर क्या होएगा cos थीटा, और थीटा क्या होता था सर, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो सिंपल सी बात है सर cos 90। तो ध्यान से देखो cos 90 को जो
होता है वो 0 होता है, तो cos 90 0, तो सर ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। मान लो ये आया, इसका मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस आर स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो जब कॉमन निकालोगे तो देखो आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी बात है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो सिंपल सी बात है सर, इसका अंडर रूट क्या होएगा, आर ही होएगा। देखो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर। तो इसका मतलब जब आपने इसका और इसका रिजल्टेंट निकाला, वो एक्चुअल में किसके बराबर आया, उन दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो आई वो एक्चुअल में इसके मैग्नीट्यूड के क्या आई, बराबर। तो यही तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर होता है कि जब आप क्या करोगे, मान लो सर एक मतलब वेक्टर को 2 या 3 हिस्सों में तोड़ोगे, उन 2 या 3 हिस्सों में जिसमें तोड़ा उनका जो मान लो रिजल्टेंट होगा, वेक्टर एडिशन होगी, वो एक्चुअल में किसके बराबर होगी, वही वेक्टर की क्या होगी, बराबर, जिससे वो वेक्टर क्या है बने हैं। तो यही मैंने किया कि ये मान लो इससे ये वाला और ये वाला वेक्टर बना था, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट हुआ, वेक्टर एडिशन हुई, वो फिर से सेम टू सेम किसके बराबर आई, उसी वेक्टर के क्या आई, बराबर आई। ठीक है, तो सर बात मेरे को अच्छे तरीके से क्लियर हुई अब कि कैसे चीजों को क्या करना है, डील करना है। तो आर मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होता है, वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होता है, मतलब क्या है एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट का और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट का, ये सारी बातें आपको क्या हुई होंगी, अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करते हैं। अब ध्यान रखना है, जो मैंने बातें आपको समझाई है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई है कि क्या, कि भाई एक्स डायरेक्शन में सर किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में मतलब वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा होता है, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा होता है, sin थीटा क्या होता है, कंपोनेंट। तो मुझे पता है सर, जिस डायरेक्शन में मान लो वेक्टर को तोड़ा, जिस डायरेक्शन में उसने थीटा बनाया, उधर क्या होगा, उस वेक्टर का cos थीटा कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, मान लो sin थीटा क्या होगा, कंपोनेंट होगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन करोगे फिर आपको बात अच्छे तरीके से ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, a force 4 Newton makes an angle of 30 degree with क्या होगा, with x axis find x and y component of फोर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, वो क्या बोल रहा है, कहता है एक फोर्स है 4 न्यूटन, फोर्स मतलब 4 न्यूटन एक फोर्स है, वो एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस बना रहा है। तो इसको बना लेते हैं। तो सर क्या, मान लो ये एक्स डायरेक्शन हो गया, तो सिंपल सी बात है, ये एक फोर्स दी है सर, ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब कोई वेक्टर मान लो कि जिस डायरेक्शन में एंगल क्या बनाएगी, कोई भी एंगल बनाएगी, उस डायरेक्शन में उस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ एक्स। मतलब एक्स डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, तो इधर क्या होगा सर, एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस थीटा के क्या होगी, बराबर होगी। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एफ साइन क्या कहते हैं, थीटा। तो भाई थीटा क्या होता है सर, ये वाला क्या होता है, एंगल होता है। तो सिंपल सी बात है, यही पूछ रहा है, एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालो। मतलब इसका एक्स डायरेक्शन में क्या हिस्सा है वो निकालो, इसका वाई डायरेक्शन में ये कितना चेंज कर रहा है उसकी वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। तो ध्यान से देखो सर, एफ एक्स जो होता है वो एफ cos थीटा हो गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 4 हुआ, cos थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री। तो सर cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। तो सिंपल सी बात है सर, 2 आया। तो इसका मतलब एफ एक्स कंपोनेंट कितना आ गया, 3 √ क्या आ गया 2। यूनिट क्या होते हैं सर, न्यूटन होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकल गया, इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। अगर वाई डायरेक्शन में पूछे तो सर वो क्या होता है, एफ साइन थीटा। तो एफ का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड सर 4 न्यूटन, और साइन थीटा, थीटा फिर से एंगल जो क्या है वो वेक्टर मान लो किसी डायरेक्शन में बना रहा है, तो उसने दिया ही है, वो एक्स डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइन 30। तो इसका मतलब 4 × 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा सर, 2 न्यूटन क्या हो गया, ये कंपोनेंट हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, एफ वाई की वैल्यू कितनी आई, 2 न्यूटन, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3 √2 क्या आई, न्यूटन आई। ये आपके क्वेश्चन के क्या है, आंसर है। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना चेंज कर रहा, इतना चेंज कर रहा, और इस फोर्स का इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना चेंज कर रहा, 2 न्यूटन क्या कर रहा, चेंज कर रहा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हुई कि भाई ये
क्या मतलब है इसका, मतलब कैसे इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलो इसके थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करते हैं, तो एक आध और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट के मतलब क्या हो, क्लैरिटी हो कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी और साथ में खुद करने की कोशिश करा करो। वन ऑफ द rectangular component of a velocity of 80 मीटर पर सेकंड is 40 मीटर पर सेकंड, find its other component। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और देखो कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, मैं मतलब करके बताता हूं कि भाई क्या, देखो ध्यान से वो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80, मतलब वेलोसिटी जो दी है वो कितनी दी है, 80 मीटर पर सेकंड दी है, और उसका ए कंपोनेंट, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड इज 40 मीटर पर सेकंड। तो इसका एक कंपोनेंट आपको दिया है, तो सर कौन सा दिया है ये हमें पता है, नहीं पता। आप अगर मान लो कोई भी कंपोनेंट मान सकते हो, आप एक्स भी मान सकते हो, मतलब वाई भी मान सकते हो, तो चलो मैं एक्स मानता हूं। सर vx की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी है, 40 मीटर पर सेकंड मेरे को क्या दे दी है, ये दे दी है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यही बता रहा है आपको कि भाई जो वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकंड, उसका एक कंपोनेंट है, और अब एक कंपोनेंट कौन सा है, एक्स है या वाई है, वो हमें नहीं पता। तो मैं आप वाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम ही आएगा। मैं एक्स मान रहा हूं, तो vx की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी, 40 मीटर पर सेकंड दे दी। तो सर मेरे को ये इंफॉर्मेशन दी है और पूछ रहा है कि भाई फाइंड द अदर कंपोनेंट, तो अदर मतलब vy की वैल्यू पूछ रहा है कि भाई vy की वैल्यू क्या होगी। तो vy की वैल्यू सर क्या होती है, v sin थीटा, तो इसका मतलब v तो आपको पता है 80, तो थीटा भी तो चाहिए, तो वी थीटा कहां से निकलेगा, इस इंफॉर्मेशन से क्या निकलेगा, थीटा। तो सर vx मेरे को पता है, vx क्या होता है, v cos थीटा इज इक्वल टू 40 दी है, तो v की वैल्यू आपको दी है 80, तो cos थीटा है ना, 80 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 40, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 40/80 आई, तो इसका मतलब 1/2 आया। cos थीटा 1/2 सर कब होता है, तो cos थीटा की वैल्यू है ना, मान लो यहां ऐसे लिख लो, cos थीटा 1/2 कब होता है, जब cos कितना होगा सर, 60 डिग्री होगा, तो cos 60 डिग्री, ये cos से cos गया, कोई थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आपका क्या आ गया, एंगल आ गया। तो इसका मतलब सर थीटा ही चाहिए था अगला कंपोनेंट निकालने के लिए। अब vy की वैल्यू निकालनी है, और vy कितना हो गया, v sin कितना हो गया सर, 60 डिग्री हो गया, तो sin 60 डिग्री, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी है सर, 80, तो उसके बाद sin 60 कितना होता है सर, √3y क्या होता है, 2 होता है, तो इसका मतलब 40 हो गया, तो इसका मतलब vy की वैल्यू कितनी आ गई, 40 √ क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब वो वाला वेक्टर x डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता होगा, 60 डिग्री एंगल बनाता होगा, और उसका y कंपोनेंट कितना होगा, 40 √3 क्या होगा, उसका y कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, ये भी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो चलो उसके अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तो मतलब आसान क्वेश्चन थे, अब आपको ये समझ आएगी होगी ये आसान क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या हो, यूज हो, तो चलो यूज करते हैं, देखते हैं कि भाई वह क्वेश्चन कैसे क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये तो दो, मान लो एक ही वेक्टर का क्वेश्चन है, उसमें एक से ज्यादा वेक्टर क्या करते हैं, कंसीडर, 2 3 4 ऐसे वेक्टर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो क्वेश्चन। बॉल इज एक्टेड अपॉन बाय द 3 velocities मान लो 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, दूसरा 11 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। ठीक है, मान लो वो पालो 1 नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, और थर्ड नंबर आपको दिया है कि भाई कितना, 5√2 मीटर पर सेकंड इन या ड्यू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे रीड करो जल्दी जल्दी और देखो कि भाई आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है,
तो चलो आपने रीड किया होगा, देखते हैं कि भाई अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपके क्या आते हैं, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर नीट दे रहे हो उसमें आएंगे, अगर जेई का एग्जाम दे रहे हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से क्या किए जाते हैं, पूछे। तो मान लो अगर बोर्ड्स लेवल की बात करें, जैसे क्लास 11, वो आपको पहले क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है आसान आसान, मतलब सिंपल सिंपल। अब इसकी बात करते हैं कि भाई कैसे, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कहता है बॉल इज एक्टेड अपॉन बाय द 3 वेलोसिटी, मतलब 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। तो इसका मतलब मान लो 3 वेलोसिटी एक्ट कर रही है एक बॉल के ऊपर। मान लो पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो सर पता ही है मेरे को, इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ मानते हैं, इधर क्या मानते हैं साउथ, इधर क्या होता है सर वेस्ट। तो ध्यान से पढ़ो वो क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि भाई 3 वेलोसिटी कौन सी है, पहली है 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। तो सिंपल सी बात है सर, इधर को वेलोसिटी होगी, इधर को कितनी वेलोसिटी दी है, 3 मीटर पर सेकंड आपको क्या दी है, वेलोसिटी दी है। उसके बाद पढ़ो 11 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, मतलब 11 मीटर पर सेकंड आपको किस डायरेक्शन में दी है, नॉर्थ डायरेक्शन में दी है। तो लिख लो जल्दी जल्दी कि भाई 11 मीटर, नॉर्थ में नहीं दी, मान लो साउथ, यहाँ पे साउथ लिखो कि भाई साउथ डायरेक्शन में आपको क्या दी है 11 मीटर। तो ठीक है, तो यहाँ पर 11 मीटर जो दे दी है सर साउथ डायरेक्शन में, तो इसे मान लो क्या इस डायरेक्शन में लिख लो। तो ये आपकी क्या है ना, नॉर्थ में दी होती तो इधर बनाते, बट आपको क्या दी है साउथ डायरेक्शन में दी है, तो इधर बनाते हैं। 11 मीटर पर सेकंड हो गया सर आपका साउथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको कितनी दे दी है 11 मीटर पर सेकंड। उसके बाद पढ़ो कि भाई क्या 5/2 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो आपको पता ही होगा कि भाई मैं पहले भी समझाया कि एक्चुअल में ये नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, तो मान लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है इन दोनों के जो बीच जो डायरेक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, नॉर्थ ईस्ट मतलब इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी है 5/2 मीटर पर सेकंड। अगर आपको बोलता साउथ ईस्ट तो आपने इधर को बनाना था, अगर आपको बोलता वेस्ट साउथ आपने इधर बनाना था, अगर आपको बोलता नॉर्थ वेस्ट आपने इधर को क्या बनानी थी, वेलोसिटी। अब सर ये मेरे को समझ आ गया कि 3 वेलोसिटी एक्ट कर रही है, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को। वो बोल रहा है कि भाई इन तीनों वेलोसिटी का क्या निकालो, रिजल्टेंट निकालो। तो कैसे निकालेंगे, बस ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें मतलब 2 से ज्यादा वेलोसिटी हो, ठीक है। तो अगर 2 हो तो सर हम तो पैरेललोग्राम लो लगा सकते हैं या ट्रायंगल लो लगा सकते हैं, वहां से निकल सकता है। अगर 2 से ज्यादा वेलोसिटी हो फिर हम रेजोल्यूशन ऑफ क्या करते हैं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो कि ये वाली मान लो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो क्यों ना मैं इनको एक ही डायरेक्शन में कर लूं। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना, क्यों ना मैं इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं, इसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं, इसका मतलब इन तीनों का इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट हमें पता चल जाएगा। क्योंकि सर हमें पता है कि जब भी एक ही डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं उनके मैग्नीट्यूड को सीधा क्या किया जा सकता है, प्लस किया जा सकता है। ये आपने समझाया पहले कि भाई जब भी एक ही डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं हम उस डायरेक्शन वाले वेक्टर को सीधा क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, उसमें कोई भी वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 वेक्टर हो उनको सीधा सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है उनके मैग्नीट्यूड को, उसमें भी कोई वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर ये बात तो मेरे को अच्छे तरीके से क्लियर है। तो मैं यही करूंगा, मैंने इसका वैल्यू इधर निकाल ली, इसकी वैल्यू इधर निकाल ली, तो सर तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एक्स डायरेक्शन में मेरे को समझ आ जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, ठीक है। तो पहले तो एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं फिर आपको बात समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालो कि भाई एक्स डायरेक्शन में इन तीनों का रिजल्टेंट कितना है। तो सर कैसे निकाले, उसके लिए तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट एंगल चाहिए। तो एंगल तो आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट के बीच कितना एंगल होता है सर, 45 डिग्री का क्या होता है, एंगल। तो मैंने अभी बताया कि भाई जिस वेक्टर का मान लो कंपोनेंट निकाल रहा हो किसके साथ, जिस डायरेक्शन में वो थीटा बना रहा है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है सर, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, cos थीटा। तो लिख लो यहाँ पर मान लो 5/2 है ना, एक्स डायरेक्शन में 5/2 का कंपोनेंट, 5/2 का कंपोनेंट कौन सा होगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई क्या होगा 5/2 इंटू क्या होगा cos थीटा। तो फिर थीटा कितना है सर, इसका इस डायरेक्शन में थीटा कितना है सर 45 डिग्री, 5/2 cos 45, और cos 45 कितना होता है सर, मान लो √2 ही होता है, 1/√2 45 है ना, 45। तो सर ये कैंसिल हुआ तो इसका मतलब 5 आ गया। तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकल गया, एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, 5 मीटर क्या है आपका इफेक्ट है, ठीक है। तो सर ये बात क्लियर हो गई। अब सभी का ऐसे ही करना है, सभी का ऐसे ही करना है। इसका निकाल लिया, अब 11 का निकालते हैं, मतलब 11 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट
किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो सर इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो सर इस वेक्टर से भी तो डायरेक्ट मतलब एंगल चाहिए अगर इसका कंपोनेंट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बात समझाई, जिस वेक्टर से है ना, जो वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, जिस वेक्टर से हम मान लो थीटा एंगल बनाते हैं, मतलब जिधर एंगल बनाते हैं उधर उसका कौन सा कंपोनेंट होता है, cos थीटा क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो सिंपल सी बात है सर 11 मीटर पर सेकंड का इधर कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में cos थीटा होगा। तो सिंपल सी बात है सर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 11 cos क्या होगा, थीटा। तो 11 cos थीटा मतलब 11 cos थीटा कितना है सर, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90 क्या होता है सर, 0 होता है। तो सिंपल सी बात है इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, 0 क्या होगा, कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। उसके बाद ये रह गया सर कौन सा, मान लो 3 मीटर पर सेकंड है, इधर कौन सा है, 3 मीटर पर सेकंड है। अब 3 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट बनाते हैं, 3 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट इन क्या होगा, इन एक्स क्या होगा, डायरेक्शन। तो सर एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट, तो सर एक्स तो ये, अब इसका एंगल देखना है कि भाई इसका एंगल किसके साथ बनाए। अब इसका एंगल इधर भी आप बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, तो मैं इधर ही बना लेता हूं। तो सर इसका एंगल इधर है ना, इसका एंगल अगर इधर बनाएंगे, जिस मान लो जिस वेक्टर का हम एंगल बनाते हैं, जिस डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं उसमें उसका कौन सा कंपोनेंट होता है। तो सर इसका इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, cos थीटा, इधर cos थीटा ही तो होगा, समझ रहे हो ना, इधर cos थीटा। बट हमें कौन सा चाहिए, हमें तो ये चाहिए। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर सर इधर इसका cos थीटा कंपोनेंट होगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इधर इसका क्या होगा, sin थीटा कंपोनेंट होगा। तो सिंपल सी बात है सर इधर sin थीटा, तो फिर क्या होगा 3, मतलब इधर लिख देते हैं 3 क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा, sin थीटा। तो 3 इंटू क्या होगा, sin थीटा, मतलब तो सर थीटा कितना है फिर से 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आया 3 आंसर आया, क्योंकि sin 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये बात आपने अच्छे तरीके से समझनी है कि जिस वेक्टर से हम एंगल बनाते हैं, जिस वेक्टर से हम एंगल बनाते हैं, हम उसका एंगल हमेशा कहाँ मानते हैं, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है। तो सिंपल सी बात है सर इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, 3 cos थीटा होगा। बट हमें इस डायरेक्शन में थोड़ा चाहिए, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर चाहिए। तो ये अगर इस डायरेक्शन में 3 cos थीटा होगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, 3 sin थीटा होगा। तो 3 sin थीटा, तो थीटा सर कितना है 90 डिग्री, तो sin 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो बात आप सीधा भी याद रख सकते हो कि जब भी कोई मान लो वेक्टर जो है जिस डायरेक्शन में वो प्रेजेंट है उसका उल्टा कंपोनेंट, मतलब उल्टी डायरेक्शन मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो सीधा भी याद रख सकते हैं। तो कैसे आया ये मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आया, बट आपने सीधा याद रखना। देखो 11 मीटर का मान लो किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है ना, नेगेटिव y में है। तो सर x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो ध्यान से देखो यही हुआ, इस x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है, 0। और इसका ये किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो इसका x डायरेक्शन में ही पूछा है, तो जिस डायरेक्शन में वो वैल्यू हो उस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू होती है, मतलब उतनी ही होती है जितनी उसकी वैल्यू दी है। अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूछा जाए तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो सर देखो 3 मीटर पर सेकंड का x डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, 3 आई, तो इसका मतलब उसकी सेम टू सेम वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अगर आपको पूछता है इसका इधर कितनी वैल्यू है, तो सर इसके 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कैसे आती है वो भी बात मैंने आपको क्लियर की। ठीक है, तो ये याद रखना है, मतलब जिस वेक्टर का एंगल, जिस वेक्टर से आप एंगल ड्रॉ कर रहे हो वो एंगल हमेशा हम किस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में, उसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट होता है, मतलब cos थीटा क्या होता है कंपोनेंट। तो इसका इधर cos थीटा, अगर इधर cos थीटा तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा सर, ये इधर क्या होगा, sin थीटा क्या होगा कंपोनेंट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इसका मतलब इधर इसकी वैल्यू भी इस डायरेक्शन में आ गई, इसकी वैल्यू भी इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू भी इस डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर होते हैं उन्हें हम सीधा क्या कर सकते हैं, ऐड। तो मैं इधर लिख देता हूं, है ना, एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट, एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा, तो सर सीधा ऐड कर लेते हैं 5 मीटर। मैग्नीट्यूड को सीधा ऐड किया जा सकता है जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, 0, यहाँ पर क्या हो गया 3। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आई, एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट कितना आया, 8 मीटर क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो जैसे एक्स का निकाला है, अब इसको वाई की टर्म में क्या करो, कन्वर्ट, मतलब इन सभी का वाई कंपोनेंट फाइंड करो। तो सर एक्स का निकाला है, वैसे ही वाई का भी निकालेंगे। तो जल्दी जल्दी वाई का देखते हैं कि भाई वाई का कंपोनेंट कितना बनता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में कौन कौन सा कंपोनेंट देखो ध्यान से। अब इसका
अभी मैंने बताया, अब आपको समझ आएगी होगी, तो आपको पहले चलो इसका निकालते हैं 5√2 का y डायरेक्शन का कंपोनेंट है ना, y डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो सर मेरे को पता है इसका y डायरेक्शन क्या क्या होगा, 5√2 cos y डायरेक्शन में इसका इधर x डायरेक्शन में कितना है, मान लो cos 45 है, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा सर, है ना, इस डायरेक्शन में ही आएगा इसका कंपोनेंट, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा sin 45, तो sin 45 कितना होता है सर, sin 45 कितना होता है, √2 होता है, 1/√2, तो 1/√2, तो इसका मतलब इधर भी इसका कंपोनेंट कितना आया, 5 मीटर आया। ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आया सर, 5 मीटर क्या आया, कंपोनेंट आया। ठीक है, तो उसके बाद मान लो किसका निकालना है, मान लो इसका निकालना है 3 मीटर पर, है ना, 3 मीटर पर सेकंड का 3 का y डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो सर अभी आपने बताया कि भाई जब भी कोई वेक्टर मान लो जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो उसके परपेंडिकुलर उसका हमेशा कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, 0 ही होगा। निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो सर, इसका मान लो किसके साथ एंगल, इस डायरेक्शन में इसका जिसके साथ हम एंगल बनाते हैं उधर उसका कौन सा कंपोनेंट होता है, cos थीटा। तो इसका मतलब इधर 3 का कौन सा कंपोनेंट होगा, 3 cos थीटा। तो सर थीटा कितना इन दोनों के बीच 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हुई। तो सीधा याद रखना है कि जब भी कोई वेक्टर x डायरेक्शन में है उसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, 0। जब कोई y डायरेक्शन में है उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो सर इसकी वैल्यू तो आ गई 0 आ गई ना, तो मान लो दूसरा वेक्टर 0 आ गया। अब तीसरा वेक्टर, तो तीसरा वेक्टर देखो कि भाई इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। तो सर मेरे को पता है, मान लो जरूरी थोड़ा ना कि भाई इस डायरेक्शन में निकालना है। देखो ध्यान से, इधर कौन सा बना, एक मान लो 5 बना, एक 0 बना, तो इधर सर y डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट कितना आया, 5 ही आया ना। सेम डायरेक्शन के वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को 0 और 5 कितना हुआ सर, 5 ही हुआ। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आई, इन दोनों, है ना, इन दोनों की इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आई सर, 5 मीटर पर सेकंड वैल्यू आई। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रिजल्टेंट चाहिए इन तीनों का। तो सिंपल सी बात है, इधर 5 मीटर इधर 11 मीटर, तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो गए। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो तो मैंने आपको बताया ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर को सीधा सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब सेम डायरेक्शन में वेक्टर को सीधा क्या किया जा सकता है, ऐड। तो सर ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ना। ठीक है, ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो इन दोनों का, या ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई चलो मान लो इसका 11 मीटर का, मान लो मैं कहूं 11 मीटर का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, 11 मीटर का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो सर इसका नेगेटिव इस डायरेक्शन में क्या होगा, कंपोनेंट होगा, है ना। तो या फिर ऐसे समझो डायरेक्टली, मान लो आपका क्या होगा 0, इन दोनों का प्लस क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो सर मेरे को पता है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मान लो टोटल रिजल्टेंट क्या होगा, टोटल रिजल्टेंट क्या होगा, मान लो ये इसमें से ये क्या कर दूंगा माइनस 11 माइनस 5, तो कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड होगा। तो 6 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में होगा सर, इस डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेजेंट। ये भी आपने समझाया कि जब भी आप मान लो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो, जिधर उसके मान लो वेक्टर क्या होता है बड़ा, उसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होती है, उस डायरेक्शन में क्या होती है, रिजल्टेंट होता है। तो सिंपल सी बात है सर, इस डायरेक्शन में कितना वेक्टर रह गया, मान लो 6 मीटर पर सेकंड। कैसे पता चला, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर निकाला, उन दोनों को ऐड कर लिया, सेम डायरेक्शन में ऐड किया। तो सर ये और ये तीनों का रिजल्टेंट निकालना था। तो मेरे को पता है ये छोटा वेक्टर है, ये बड़ा वेक्टर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो हम उनको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट किधर आएगा, जिधर क्या होगा बड़ा वेक्टर। तो बड़ा वेक्टर किधर है सर 11 मीटर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आया, ये। तो एक्चुअल में ये रिजल्टेंट किसका निकला, इन तीनों का क्या निकला, रिजल्टेंट निकला। तो सर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट ना, वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आ गया, आपको समझ आया होगा। वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। तो सर एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आया था ये। तो ध्यान से देखो, आप सब कुछ मिटा दो, मान लो इन तीनों सभी को मिटा दो। तो जब सभी को मिटाओगे तो एक्चुअल में आपने क्या किया, मान लो ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में निकाला, तो इस डायरेक्शन में इसकी कितनी वैल्यू आई, 8 मीटर पर सेकंड आई है ना। इस डायरेक्शन में इसकी कितनी वैल्यू आई, 8 मीटर पर सेकंड। अब इसको भी मिटा दो। तो जब तीनों वेक्टर को y डायरेक्शन में आपने ड्रॉ किया, तो इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी आई, 6 मीटर पर सेकंड आई, बाय रेजोल्यूशन ऑफ ए क्या होगा, वेक्टर। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो कि भाई क्या 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सभी वेक्टर का क्या होगा, एक्चुअल में रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो सर बात
बात मेरे को क्लियर है? तो अब रिजल्टेंट निकालो जल्दी जल्दी से। तो मान लो कैसे, तो सर रिजल्टेंट तो आप निकाल ही सकते हैं। अब मेरे को पता है कि x और y दो ही डायरेक्शन में दो वेक्टर है, इधर इसका मैग्नीट्यूड 8, इधर इसका मैग्नीट्यूड कितना 6, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मान लो क्या 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा, है ना, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लो या बाय यूजिंग ट्रायंगल लो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सर कॉस थीटा, थीटा कितना इन दोनों के बीच 90 डिग्री क्या है थीटा, तो रिजल्टेंट इनके बीच ही कहीं ना कहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है cos 90 क्या होता है 0, तो सर r क्या हो गया 8 8 64, 6 का कितना हो गया 36, तो इसका मतलब r की वैल्यू आई आपकी 100, तो 100 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आंसर आया सर 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब इस सभी वेक्टर का रिजल्टेंट जो आया वो 10 मीटर पर सेकंड आया। उसके बाद आपको डायरेक्शन भी पूछा है, तो आपको पता है सर पैरेललोग्राम में डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा निकालते थे, मतलब थीटा क्या, थीटा होता था रिजल्टेंट। अगर इसे r का है, r का x एक्सिस से एंगल, तो सर r का x एक्सिस से एंगल हम उसमें क्या मानते थे, बीटा मानते थे, अगर आपको याद हो तो tan बीटा निकालना है तो tan बीटा तो निकाल ही सकते हो, tan बीटा ही तो डायरेक्शन होती है ना, बीटा ही तो डायरेक्शन होती है, बीटा मतलब एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा निकालने के लिए हम tan बीटा निकालते हैं। तो tan बीटा सर ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, तो मेरे को पता है सर इधर है ना इसकी वैल्यू कितनी 8 मीटर पर सेकंड है ना, इसकी मैग्नीट्यूड कितना 8, तो ये अगर 6 है तो सर ये भी क्या होगा 6 ही होगा, तो इधर मान लो परपेंडिकुलर कितना हो गया 6 और मान लो बेस कितना हो गया सर आपका 8 हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है, तो इसका मतलब 3/4 और 3/4 कितना हुआ 7/5, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई tan इनवर्स, मान लो ये इधर आके इनवर्स हो जाता है, ये भी आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो याद रखना है, बीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 0.75। ठीक है, तो हमें पता नहीं कि कौन कितनी मतलब इसकी वैल्यू होगी, इस जब ऐसा क्वेश्चन हो इसको ऐसे ही छोड़ दो, आपको ऐसे ही क्या दिया होगा आंसर दिया होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर होगी, tan इनवर्स 0.75 इसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की, इन तीनों वेक्टर के रिजल्टेंट की डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो बात मेरे को क्लियर हुई कि जब भी एक से ज्यादा वेक्टर दिए होंगे उसके इस टाइप से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मान लो ये बात भी आपको क्लियर हो ही होगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी चलो एक इस टाइप का ही करते हैं। ठीक है, फिर आपको बात और क्लियर होगी कि भाई कैसे मान लो ये क्वेश्चन के साथ क्या किया जाता है डील किया जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि भाई कैसे, मान लो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी आप खुद करने की कोशिश करना, वैसे तो आप कर ही सकते हो, अब आपको समझ आ गया तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो, मान लो ऐसे। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दी है 2 मीटर दी है, ये आपको 3 मीटर दी है, ये आपको 5 मीटर दी है, और ये एंगल आपको कितना दिया है 37। उन्होंने कहा है कि भाई फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस। ठीक है, मतलब इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के बताओ कि भाई कितना इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो निकाल ही सकते हो आप मान लो आपको पता ही होगा है ना कि भाई आप निकाल सकते हो कैसे। तो सर अभी पहले तो आपने बताया था कि भाई डायरेक्शन आपको एक मान लो ईस्ट में दिया था, एक नॉर्थ में दिया था, तो ये कैसी डायग्राम है देखो ध्यान से, एक वेक्टर इधर को जा रहा, दूसरा वेक्टर इधर को जा रहा, तीसरा वेक्टर इधर को जा रहा, तो सर ये नॉर्थ ईस्ट साउथ तो बना नहीं। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो मैंने आपको बात समझाई थी कि भाई वेक्टर में आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो। तो अगर मान लो इसको डायग्रामेटिकली फिर से चेंज करें तो कर सकते हैं सर, देखो ध्यान से, मान लो ये वेक्टर तो इधर को जा रहा, तो इसको इधर ही रहने दो, कितना है 5 मीटर का ये वेक्टर है, ये वेक्टर देखो पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो सिंपल सी बात है सर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसे मैं उठाकर इधर भी ला सकता हूं, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, तो इसका मतलब इसको मैंने इधर लाया तो ये इधर को कितना हो गया 3 मीटर हो गया, तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर इधर आ गया 3 मीटर। अब ये वेक्टर देखो y डायरेक्शन में जा रहा है, तो सर पैरेलल शिफ्टिंग हम कर ही सकते हैं, डायरेक्शन चेंज ना करें, उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, तो वेक्टर क्या रहता है सेम ही रहता है, तो इसका मतलब इधर को कितना हो गया सर 2 मीटर क्या हो गया वेक्टर हो गया। तो अब आपको बात क्लियर होगी 37 डिग्री, तो 37 डिग्री से ये वैल्यू निकालनी है। तो 37 डिग्री वाली ट्रायंगल शायद आपको बताओ, नहीं पता तो ये ट्रायंगल याद रखनी है, जो 37 वाली क्या होती है यूज होती है, कैसे मान लो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल 37, जब 37 डिग्री होता है तो 37 किसके सामने वाला एंगल होता है 3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 37 होता है, ये याद रखना है। 3 के सामने जो एंगल होता है वो 37 होता है, और 4 के ये वाली ट्रायंगल के ये 37 एंगल होता है, और 4 के सामने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है 53 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बहुत मान लो फेमस ट्रायंगल है, तो इसे याद रखना है कि इसके सामने जो एंगल होगा 37, 4 के सामने जो एंगल होगा वो 53 होगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते
सकते हो आप। फिर से वही 3 वेक्टर आगे, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो सर मेरे को पता है इनके कंपोनेंट निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो निकालते हैं जल्दी जल्दी इनके कंपोनेंट। पहले मैं पूछता हूं कि भाई एक्स डायरेक्शन है ना, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें। फर्स्ट मान लो इसको हम मान लेते हैं पहला, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं दूसरा, इसको मान लेते हैं तीसरा। तो फर्स्ट का मान लो क्या होगा, तो सर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। अब मेरे को पता है सर इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मान लो 2 है, तो इसके इस डायरेक्शन में मान लो 90 डिग्री पर इस, अगर इस डायरेक्शन में 2 है, अगर वाई डायरेक्शन में कोई वैल्यू 2 हो तो उसका एक्स डायरेक्शन में वैल्यू क्या होती है या कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, पहले का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, 0। तो सर ये कितना है, 5। तो दूसरा सर 5 है, तो भी सिंपल सी बात है इसका इसके साथ कंपोनेंट निकालना है। तो ये कितना एंगल बना रहा है इससे, 37 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट कितना होगा सर, 5 इंटू सॉरी कोस क्या होगा ना, मान लो जिस डायरेक्शन में एंगल बनाए उधर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो भी कोस क्या होगा, 37 डिग्री। तो कोस 37 सर, तो कोस 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। तो बेस क्या है आपका cos 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है सर आपका 4 अपॉन कितना हो गया ना, 4/5। तो इसका मतलब 4/5 हो गया, ये कटा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो सर ये भी सॉरी 4 इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया इस डायरेक्शन में। तो सर मान लो 3 का निकालना हो, तीसरे वेक्टर का, तो तीसरे वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी, तो सर सेम ही तो होगी। तीसरे वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। सेम मतलब आप इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, तो मुझे पता है सर जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उसका क्या होता है, कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। मतलब पूरे का पूरा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दूसरी डायरेक्शन में वो क्या होता है, 0 होता है 90 डिग्री पर। तो इधर कितना होगा 3। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट 3 4 7 7 0 हो गया। तो सर यहाँ पर कितना आ गया, 7 मीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जिस डायरेक्शन में कोई वैल्यू होती है पूरे का पूरा कंपोनेंट उधर ही प्रेजेंट होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर होगी। कितना आ गया, 7 मीटर आ गया ना, सेम डायरेक्शन। ये सभी इस डायरेक्शन में आ गए। तो इस डायरेक्शन में सर हम तीनों वेक्टर को डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, ये भी हमने सीख रखा है, ठीक है। तो उसके बाद चलो अगला मान लो वाई डायरेक्शन निकालते हैं। तो वाई डायरेक्शन में निकालते हैं, तो पहला कौन सा सर, ये। तो सर पहले का क्या होगा, अब ये वाई डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो जिस डायरेक्शन में कोई वैल्यू प्रेजेंट हो वो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट सेम टू सेम वही होता है जो उसकी वैल्यू होती है। सर 2 हो गया। अगर 2 की बात करें तो सर ये इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो सर इधर इसका cos थीटा होगा, तो इधर क्या होगा, sin थीटा। तो इसका मतलब 5 इंटू क्या होगा, sin 37 डिग्री। तो sin क्या होता है सर, बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब 37 डिग्री, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 3 अपॉन क्या होगा, 5। तो सर 5 इंटू 3/5, तो ये कटा, इसका मतलब इधर क्या आ गया, 3 मीटर आ गया। तो सर उसके बाद मान लो तीसरा, तो तीसरा क्या होगा सर, ये वाला वेक्टर। तो ये वाले वेक्टर का इधर कंपोनेंट क्या होगा, मान लो जो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई वैल्यू प्रेजेंट हो उसका वाई कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो सर ये क्या होगा, 0। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 3 2 5 5 और 0 5 ही हुआ। तो वाई डायरेक्शन की वैल्यू क्या आ गई सर, 5 आ गई। मेरे को बात क्लियर हो गई। रिजल्टेंट ये भी निकल गया, रिजल्टेंट ये भी निकल गया। अब आपको क्लियर हो गया, अब ये वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको बात समझ आ गई कैसे, कि भाई मेरे को पता चल गया सर एक्स डायरेक्शन में तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, 7 मीटर है, और वाई डायरेक्शन में तीनों का रिजल्टेंट कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। तो ये आ गया। तो इनका रिजल्टेंट ही तो निकालना है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा सर, ये। तो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है ना, आर वेक्टर क्या होगा सर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू cos 90 डिग्री है ना, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल। तो याद रखना कि जब भी आप मतलब रेक्टेंगुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, हमेशा लास्ट वाले वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल ही आना है, क्योंकि x और y निकाल रहे हो वो 90 आना है। तो ये कैंसिल हो गया। तो सर r कितना है, 7 7 कितना होता है 49, 5 5 कितना हो गया 25। तो r कितना हो गया 25 और 49 कितना हो गया 60 और 74 हो गया। तो सर 74 कितना होगा, r कितना होता है, स्क्वायर स्क्वायर 8 8 चौंठ होता है ना, 8 इंटू 8 कितना होता है, चौंठ होता है। और 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। देखो किसके पास है, तो सर 81 के पास है। इसका मतलब ये 8.5 से क्या होगा, बड़ा होगा ना। देखो ध्यान से, अगर 8 करोगे चौंठ और ये दोनों के बीच 74 जो है वो किसके पास है, इसके पास है। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 8.5 से बड़ी होगी। तो 8.5 से बड़ी सर 8.6 लिख लेते हैं। तो इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया ये। तो डायरेक्शन निकालनी हो तो tan बीटा, तो tan बीटा अभी आपने बताया कि भाई राइट
राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ पहले, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 5 हो गया, तो ये कितना सर 7। तो मेरे को पता है कि भाई tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, 5/7, इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होएगा 5/7 होएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो याद रखना है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई, ये भी मेरे को अच्छे तरीके से क्या आ गया समझ आ गया। ठीक है, तो चलो उसके बाद एक अगली टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें मान लो आपको क्या दिया होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया कि भाई मान लो वेक्टर को रिजॉल्व करना है इस डायरेक्शन में, तो कई बार आपको क्या होगा मान लो प्लेन वाला क्या आएगा क्वेश्चन आएगा। प्लेन वाला कैसे, ठीक है वो समझ लेते हैं कि भाई एक उस टाइप का क्या कर लेते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वो भी कर लेते हैं कि भाई एक कार ऑफ मास 100 किलोग्राम is resting on a plane that makes angle 30 degree with horizontal. Find its magnitude. Find the weight of a car and x and y component of weight। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और देखो कि भाई समझ आता है कि कैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आपने रीड किया होगा, तो देखते हैं कि भाई क्या लिखा है। ए कार ऑफ मास मतलब 100 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन ए प्लेन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या सर कि भाई मान लो ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लेन। तो ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ प्लेन जो है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और उसके ऊपर एक कार है। कार कहाँ है, रेस्ट पर पड़ी है। मान लो ये एक कार है और कार जो है वो रेस्ट पर है, उसका मास दिया है कार का सर कितना हो गया 100 किलोग्राम आपको मास दे दिया है। मान लो क्या 100 किलोग्राम दे दिया, फाइंड द वेट ऑफ क्या होगा कार होगा। तो पहले बोल रहा है कि भाई इस कार का क्या पता करो, वेट पता करो। तो सर इस कार का वेट का मतलब क्या, वेट तो आपको पता ही होगा। तो वेट तो मैंने मान लो पहले भी पढ़ाया आपको। वेट क्या होता है सर, फोर्स जो मान लो ग्रेविटी जिस फोर्स से मान लो हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं वेट कहते हैं। तो वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है सर mg होता है। तो फिर mg मतलब मास। तो चलो मान लो कि भाई g की वैल्यू आपको कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। तो सिंपल सी बात सर मास आपको कितना दिया है 1000 दी है, और इंटू ग्रेविटी 10 दी है, तो इसका मतलब 10,000 किलोग्राम उसका क्या आ गया वेट आ गया। ठीक है, तो मान लो कार का वेट कितना होगा 10,000 क्या होगा किलोग्राम। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, एंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए क्या होगा वेट होगा। मान लो ये तो पूछ लिया है, उसके बाद पूछ रहा है कि भाई एक्स और वाई कंपोनेंट भी निकाल के बताओ कि इस वेट के एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होंगे। तो सर निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब ध्यान से देखो कि भाई इसके वाई और एक्स और वाई कंपोनेंट क्या निकालते हैं। तो शायद आपने ये चैप्टर पढ़ा हो, मतलब अपने स्कूल में पढ़ा हो या किसी कोचिंग में पढ़ा हो, तो आपको बताया गया होगा कि भाई जब भी कभी मान लो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, देखो ये एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, हमेशा एक मान लो जो नीचे वाला सरफेस है मान लो वो क्या करता है ना, मान लो जब दो सरफेस आपस के में कांटेक्ट में होते हैं उनमें एक फोर्स लगती है नॉर्मल डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं मान लो नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, मान लो यहां से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगती होगी जिसे हम आर या क्या लिखते हैं एन लिखते हैं, जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं या क्या कहते हैं नॉर्मल क्या कहते हैं रिएक्शन कहते हैं या नॉर्मल क्या कहते हैं फोर्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर ये, तो आपको ये भी सिखाया गया होगा कि भाई जो मान लो ये होती है ना, जो भी कोई चीज है उसका वेट हमेशा कहां एक्ट करता है डाउनवर्ड, क्योंकि हमें पता है कि सर हर एक चीज को ग्रेविटी क्या कर रही है नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड खींच रही है, सीधी सीधी खींच रही है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड खींच रही है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि अगर ये है ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से मान लो कहां किसकी ओर खींच रही है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री पर इसको क्या कर रही है अट्रैक्ट। तो सिंपल सी बात है सर इधर क्या होगा mg होगा।
होगा ना, वेट इधर ही होगा। तो देखो ध्यान से, मान लो इस वेट को, मान लो यहां से वो ग्रेविटी उसको क्या खींच रही है, 90 डिग्री पर क्या कर रही है, अट्रैक्ट। वर्टिकल का मतलब होता है 90 डिग्री पर क्या कर रही है, खींच रही है। तो सिंपल सी बात है सर, ये 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो कि भाई एक्चुअल में जब भी हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फोर्सेस क्या होती है, बैलेंस होती है। जब भी कभी मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें क्या होती है, बॉडीज की फोर्सेस क्या होती है, बैलेंस होती है। जैसे ये मान लो कार है, कार पर जो फोर्सेस लग रही हैं, बैलेंस्ड क्या लग रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं। बैलेंस्ड मतलब मान लो हमेशा अगर इधर को कोई फोर्स होगी तो इस फोर्स को कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो मान लो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है तो इसके उल्टी डायरेक्शन में कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, या जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या होती है, नेट फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अगले वीडियो में सीखोगे। यहां पर मैं सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जब आप फोर्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, फ्रिक्शन वाला, उसमें ये सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर। अब जो बात समझ नहीं है रियलिटी में वो समझो कि भाई क्या सर, सिंपल सी बात है सर, ये इधर को हो गया, ये इधर को हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, ए देखो ध्यान से, मान लो अगर इसके परपेंडिकुलर है ना, इसके मान लो क्या है, पर इसके उल्ट डायरेक्शन में एक मान लो क्या लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि ये वाली फोर्स किसी ना किसी को तो बैलेंस करती होगी। ये वाली फोर्स इसके साथ क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। तो जब ये फोर्स इस के साथ बैलेंस होगी तो सिंपल सी बात है सर, इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स होगी। तो देखो इधर mg है, तो mg क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी तो है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा जिसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है, तो मान लो इसे हम क्या कहते हैं, थीटा। एक्चुअल में ये थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखना है, इसी के बराबर होता है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो कैसे बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये कॉन्सेप्ट आपका आगे यूज होगा, मतलब जब आप फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे, जब आप फोर्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझा रहा हूं। बस थोड़ी सी बातें समझनी है कि ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। वेट हमेशा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, mg। तो उसके बाद ध्यान से देखो, ये वाली फोर्स इसके साथ क्या होगी, बैलेंस। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को पता है सर कि भाई इसकी वैल्यू वैसे क्या होगी, आपने बता दिया कि ये एंगल मतलब 30 डिग्री है, तो इधर कंपोनेंट इसका क्या होगा, cos थीटा है ना। इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा होगा। तो mg cos थीटा मतलब 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर सर इस डायरेक्शन में बन रहा है। अगर इस डायरेक्शन में देखे तो इसका कंपोनेंट क्या होगा सर, mg sin मतलब थीटा, mg sin क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब ये सीख लो कि भाई ये 30 डिग्री कहां से आया है, वो मैं आपको समझा देता हूं। अब ध्यान से देखो कि भाई एक्चुअल में ये वाली फोर्स क्या है, मतलब mg जो एक्ट कर रहा है वो ऐसे एक्ट कर रहा है ना, mg ऐसे एक्ट कर रहा है। तो आपने क्या निकालना है, ये वाला कंपोनेंट निकालना है। अब ध्यान से समझो, ये थीटा 30 डिग्री है, तो देखो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है सर, 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो सिंपल सी बात है ये कितना होगा, 60 डिग्री है ना। 90 और 30 120, तो 180 में से 120 जाएंगे है ना। टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 120 हो गया, 120 में से 180 जाएंगे, तो यहाँ 180 में से 120 जाएंगे तो 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या होगा सर, 60 डिग्री होगा। उसके बाद ये तो 60 डिग्री हो गया। अब ध्यान से समझो, आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं सर, टोटल एंगल इन दोनों में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये अगर टोटल एंगल ये 90 डिग्री होगा ना, टोटल एंगल। अब ध्यान से देखो, मान लो इसको मैं इधर बनाता हूं ऐसे है ना, इसको इधर बनाता हूं, एक कंपोनेंट आपने इधर ड्रॉ किया, और इन दोनों में कितना एंगल है सर, टोटल एंगल है 90 डिग्री। टोटल एंगल अगर 90 डिग्री हो, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बचा, तो आपका आंसर होगा सर 30 डिग्री। मेरे को पता है, अगर मान लो ऐसे बनाते हैं इसको है ना, मान लो इधर, तो ये वाला है ना, ये जो एंगल है ये ऐसे, ये आपका क्या आ गया 60 डिग्री। तो सर इनके बीच टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर टोटल 90 डिग्री हो, ये 60 हो, तो सिंपल सी बात है सर, आप एग्जांपल देते हो कि टोटल अगर 90 डिग्री हो, उसमें से 60 चला गया तो रह कितना गया, 30 डिग्री रह गया। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 30। तो एक्चुअल में ये एंगल कितना होगा, 30। तो यही तो एंगल है। ध्यान से देखो, ये मतलब 30 था, ये 90 था, ये कितना बना था, 60 डिग्री बना था। अगर ये 60 बना है तो सिंपल सी बात है सर, इनमें और इनमें के बीच कितना, 90 डिग्री। ये पूरा क्या होगा, ये पूरा 60 होगा। तो सिंपल सी बात है, ये 60 टोटल 90 है, तो 90 में से 60 जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, 30 डिग्री। तो बात मेरे को क्लियर हो गई सर कि भाई 30 डिग्री है। ठीक है, बाकी ये मान लो कैसे फोर्सेस बैलेंस होती है, अभी ये नहीं सीखना, अभी बस आपने ये सीखना है कि भाई एक्चुअल में कंपोनेंट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगती है, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसे ये बैलेंस करती है। तो इसलिए इधर इसका कंपोनेंट कितना हो गया, mg cos 30 हो गया। अगर इधर इसका कंपोनेंट mg cos 30 हो गया, तो सिंपल सी बात है, इधर निकालो कितनी वैल्यू, इधर इसकी वैल्यू निकालो कितनी। तो सर मेरे को पता है एक्स डायरेक्शन मतलब फोर्स ही बोल रहे ना, वेट इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा सर, मान लो mg cos 30, तो mg की वैल्यू कितनी है सर, 10,000 इंटू cos 30। cos 30 कितना होता है ना, cos 30 कितना होता है,
cos 30 होता है सर √3/2 हो गया, तो इसका मतलब 5000 √ क्या हो गया 3 हो गया, तो इसका मतलब 5000 √ क्या हो गया 3। उसके बाद सर WY निकालना है, तो WY क्या होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट या मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो वो कितना है सर mg sin कितना है 30, तो सर mg कितना है सर फिर से 10,000 है, निकाला है आपने ये mg निकाला है, इनटू कितना हो गया सर 30 की वैल्यू 1/2, इसका मतलब ये कितना आ गया सर 5000 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 5000 आ गया। ठीक है, तो ये आपके WY की आंसर है, WY का क्या था एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। बाकी ये टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे फोर्सेस बैलेंस होती है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पर क्या सीखना था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सीखने थे, ये याद रखना है। यहाँ से ये बात तो आपको समझ आई होगी, अगर इस प्लेन का एंगल मतलब कोई भी हो, वही सेम टू सेम एंगल हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कैसे बनेगा ये बात मैंने आपको समझाई। तो मेरे को पता है कि भाई वेट मान लो अगर किसी के साथ मान लो एंगल बनाती हो, तो उधर उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, cos थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा। फोर्सेस कैसे बैलेंस होती है वो अगले चैप्टर में क्या करेंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है, उसने तो आपको ये पूछा था कि भाई फाइंड द वेट एंड एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ वेट। तो सर एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जिस डायरेक्शन में थीटा बनता है उसे एक्स कंपोनेंट कहते हैं, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा सर sin थीटा, मतलब y कंपोनेंट हो गया, तो y कंपोनेंट 5000 आया, x कंपोनेंट कितना आया ये, तो ये आपका क्या था वेट, और वेट के रेजोल्यूशन ऑफ क्या था वेक्टर। ठीक है, तो अब मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, अब आपको बातें क्लियर होगी, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।